डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन धरा क्लासेस। आज मैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो प्रोज का सेकंड लेसन यानी लास्ट स्प्रिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताए थे, उसके आगे के पैराग्राफ को, अगले पैराग्राफ को मैं सेकंड वीडियो के रूप में आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग बताई जाएगी और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इस पैराग्राफ को। माय डियर फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ को आप देखेंगे। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अर्थात लेखिका जब उस बच्चे से क्वेश्चन करती है जूते ना पहनने के विषय में, तो उस पर वो बच्चा कहता है इवन इफ शी डिड, अर्थात यदि वो उसे दे भी दें, अर्थात यदि वो उसे उतार भी दें। ही विल थ्रो देम ऑफ, ही विल थ्रो देम ऑफ का मतलब होता है तो वह उन्हें फेंक देगा। ये कौन कह रहा है? बच्चा कह रहा है। एट्स एनादर, एट्स एनादर का मतलब होता है दूसरा। एट्स एनादर का मतलब दूसरा। हु इज बियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, अर्थात दूसरा बच्चा जिसने कैसे जूते पहन रखे हैं? डू नॉट मैच, ऐसे जूते पहन रखे हैं जो बेमेल हैं, अर्थात बेमेल जूतों को पहन रखे हैं, कहता है। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा बच्चा जिसने कि बेमेल जूते को पहन रखा हुआ है कहता है। एट्स, एट्स का मतलब यहाँ पर कहना हुआ। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। व्हेन आई कमेंट, लेखिका कहती है कि जब मैं इस बेमेल जूतों के विषय में उस बच्चे से टिप्पणी करती हूँ, अर्थात उस बच्चे से मैं जब कुछ पूछती हूँ, टिप्पणी करती हूँ। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ऑन इट का मतलब उन जूतों के विषय में। ही शफल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, ही शफल्स हिज फीट। ही शफल्स हिज फीट का मतलब होता है वो अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है। ही शफल्स हिज फीट का तात्पर्य होता है पैरों को आगे पीछे ले जाना, घसीटना। तो जब मैं उससे कमेंट करती हूँ, जूतों के विषय में टिप्पणी करती हूँ, तो वह अपने पैरों को क्या करता है? इधर उधर घसीटता है। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। बच्चा कुछ भी कहता नहीं है, लड़का कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन अपने पैरों को इधर उधर घसीटता है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई वांट शूज, वो क्या कहता है? आई वांट शूज सेज ए थर्ड बॉय, अर्थात एक तीसरा लड़का जो है जिसके पास जूते नहीं है। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात एक तीसरा लड़का जिसके पास नेवर ओन्ड ए पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी जूतों को पहना ही नहीं था। एक तीसरा लड़का जिसके पास जीवन में कभी जूते नहीं रहे हैं या नहीं पहने हुए हैं। सेज क्या कहता है? आई वांट शूज, आई वांट शूज का मतलब मुझे जूते चाहिए। वो क्या कहता है तीसरा लड़का? कि मुझे जूते चाहिए, जिसने अपने जीवन में कभी जूते को नहीं पहन रखा है, अर्थात नहीं पहना है। वो लड़का कहता है कि आई वांट शूज। सेज वो कहता है कि आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यहाँ पर लेखिका अपनी बात को कह रही है कि ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री का मतलब होता है देश भर में, अर्थात पूरे देश में घूमते हुए, संपूर्ण देश में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, अर्थात मैंने बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है। लेखिका कहती है कि आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देख रखा है। किस प्रकार से? वॉकिंग बेयरफुट, जो कि नंगे पांव घूमते हुए। कहाँ पर? इन सिटीज, अर्थात शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। पुनः इस लाइन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। लेखिका कहती है कि
देश भर में घूमते हुए मैंने शहरों में, गांवों की सड़कों पर बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है। इस लाइन का पूरा डिटेल, पूरा एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से होगा माय डियर फ्रेंड्स। लेखिका उन चीज़ों से अनभिज्ञ नहीं है। इस तरह के बच्चों को उसने नगर में भी और ग्राम के सड़कों पर भी घूमते हुए देखा है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी का मतलब होता है ये पैसों की कमी के कारण नहीं है कि वो नंगे पांव घूम रहे हैं। लैक ऑफ मनी का मतलब धनाभाव, पैसों की कमी। तो इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी अर्थात ये पैसों की कमी के कारण नहीं है, बट परंतु ये ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट अर्थात नंगे पांव, नंगे पैर रहना एक परंपरा है। किन के लिए? उन लोगों के लिए कि वो नंगे पांव रहते हैं, जो कि ये नहीं है कि उनके पास पैसों की कमी है, इसके कारण से वो नहीं नंगे पांव हैं, बल्कि उनकी एक परंपरा बनी हुई है कि वे नंगे पांव रहना पसंद करते हैं। आगे देखेंगे। इज वन एक्सप्लेनेशन जो कि नंगे पांव रहने के लिए एक औचित्य को ठहराता है, एक उनके जीवन के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में सामने आता है कि उनके पास यहाँ पर धनाभाव यानी पैसों की कमी के कोई कारण नहीं है, परंतु उनकी एक परंपरा है जिससे वो नंगे पांव घूमते हैं इधर उधर। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। आई वांडर। आई वांडर का मतलब होता है मुझे आश्चर्य है या मैं हैरान हूँ। ये भी स्पीच किसकी है? लेखिका की ही स्पीच है माय डियर फ्रेंड्स। लेखिका यहाँ पर अपनी बातों को व्यक्त कर रही है। वो कहती है माय डियर फ्रेंड, देखेंगे कि मैं हैरान हूँ। आई वांडर, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स कि मुझे इसके बारे में बहुत हैरानी है। क्या ये जो है एक निरंतर चलने वाली, एक हमेशा लगातार चलने वाली गरीबी की दशा की व्याख्या है? ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कि गरीबी की दशा की स्थिति को बताना। और यहाँ पर देखेंगे दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, वो उनके लिए एक बहाना नहीं है कि हमको केवल उनके लिए एक बहाना है, इसको हम समझेंगे। इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे, यदि इसके बारे में वो एक बहाने के ही रूप में अपनी बातों को कहते हैं, फिर भी ये चीज़ें सामने आती हैं कि उनकी जो है जो गरीबी है, जो दशा है, ये परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी अर्थात उनकी गरीबी व दशा की ये व्याख्या करता है, उसको बतलाता है कि वास्तव में इनके पास धनाभाव है, पैसों की कमी के कारण वो इस तरह से नंगे पांव इधर उधर घूमते हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। लेखिका कहती है कि आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उडिप्ट अर्थात मुझे एक कहानी याद आती है। आई रिमेंबर का मतलब याद आना, आई रिमेंबर का मतलब मुझे एक कहानी याद आती है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती है। ए मैन फ्रॉम उडिप्ट अर्थात जो उडिप के एक आदमी ने, अर्थात एक आदमी ने वंस टोल्ड मी, वंस टोल्ड मी का मतलब होता है एक बार मुझे सुनाया था, अर्थात सुनाई थी। उद्दीप्त के एक आदमी ने मुझे एक कहानी को सुनाया था, मुझे ये कहानी याद आती है। लेखिका कहती है माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। एज ए यंग बॉय, एज ए यंग बॉय का मतलब होता है जब वह लड़का था। ही वुड गो टू स्कूल, ध्यान देंगे, ही वुड गो टू स्कूल का मतलब होता है वह विद्यालय जाया करता था, अर्थात विद्यालय को जाते वक्त जहाँ यहाँ पर ध्यान देंगे। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल अर्थात जब वो लड़का था तब वो स्कूल जाया करता था और वह उस वक्त एक पुराने मंदिर के पास, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स,
एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा करता था। जब वो स्कूल जाया करता था तो रास्ते में कैसा मंदिर पड़ता था, ओल्ड टेम्पल पड़ता था, एक पुराना टेम्पल पड़ता था, जिस रास्ते से वो होकर के गुजरा करता था। व्हेयर माने जहाँ पर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट का मतलब होता है पुजारी या पादरी भी कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो व्हेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे। किसके पिता? उस लड़के के पिता। माय डियर फ्रेंड्स आगे देखेंगे, ही वुड स्टॉप का मतलब ही वुड स्टॉप ब्रीफली का मतलब होता है थोड़े समय के लिए, अर्थात ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो थोड़े देर ठहरता था। एट द टेम्पल, कहाँ पे ठहरता था? उस मंदिर के पास, अर्थात मंदिर पर ठहरता। एंड प्रे, और प्रार्थना करता। फॉर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए। किसके लिए प्रार्थना करता माय डियर फ्रेंड्स? एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता। कौन प्रार्थना करता? वो बच्चा। कहाँ पर प्रार्थना करता? उस पुराने मंदिर के पास जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 30 ईयर्स लेटर का मतलब होता है 30 साल पश्चात, अर्थात 30 साल के बाद में। आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे, टाउन का मतलब कस्बा या नगर, एंड द टेम्पल, और मंदिर गई। लेखिका कहती है कि 30 साल के पश्चात में मैं उसके कस्बे यानी नगर और उस मंदिर को गई। विच वाज नाउ ड्राउंड का मतलब होता है जो अब, ड्राउंड का मतलब होता है उजाड़ हो जाना, अर्थात जो अब किस रूप में हो गया था? उजाड़ के प्रभाव में डूबा था। एकदम से वहाँ पर लोगों का रहना एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था, उजाड़ हो गया था वो जगह, समझ रहे हैं? इन एन एयर, जो कि इन एन एयर का मतलब पिछवाड़े के साइड में जो है डिसोल्यूशंस। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ वो पुजारी रहता था वो स्थान पूरी तरह से किस तरह रूप से दिखाई पड़ता था? उजाड़ दिखाई पड़ता था, अर्थात पूरा जो है बैकग्राउंड पीछे का जो है एकदम से लोगों से विहीन दिखाई पड़ता था, उजड़ा हुआ दिखाई पड़ता था, जहाँ पर वो पुजारी रहता था। माय डियर फ्रेंड्स आगे देखेंगे, इन द बैक यार्ड, पीछे की तरफ, व्हेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर वो नया पुजारी रहता था, वो स्थान किस रूप में दिखाई पड़ता था? एकदम उजाड़ के रूप में दिखाई पड़ता था। और क्या वहाँ पर क्या सीन लेखिका ने देखा था? बियर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। उसको और क्या चीज़ें दिखाई पड़ी माय डियर फ्रेंड? देखेंगे, लाल, रेड का मतलब बियर रेड, लाल एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं उस स्थान पर। उसने और क्या देखा? वहाँ पर उसने देखा बियर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, अर्थात लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ पड़ी हुई थीं, रखी हुई थीं। आगे देखेंगे, ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, अर्थात ग्रे यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्लेटी रंग के गणवेश में, अर्थात स्लेटी रंग के पहनावे में, जो कि मोजे को पहने हुए था, मोजे एंड शूज, और जूतों को पहने हुए। ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का। देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का, जो कि स्लेटी रंग के गणवेश में, अर्थात पोशाक में, मोजे और जूते को पहने हुए किस रूप में उसको मिला? माय डियर फ्रेंड देखेंगे यहाँ पर, माय डियर फ्रेंड्स आगे देखेंगे कि ये छोटा सा जो लड़का था जो उसको मिला था, उसके बारे में लेखिका बताती है। देखेंगे, हाँ पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड, देखेंगे इस लाइन को पुनः देखेंगे। ए बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जो अपने स्लेटी रंग की
गणवेश में अर्थात यूनिफॉर्म में था एक छोटा लड़का जो कि अपने स्लेटी रंग के वस्त्र को पहने हुए था। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ग्रे यूनिफॉर्म, बियरिंग सॉक्स एंड शूज, और क्या पहने हुए था, जूते और मोजे को पहने हुए। ए यंग बॉय, ध्यान देंगे, ए यंग बॉय एक छोटा लड़का इस पोशाक में अराइव्ड का मतलब पहुंचा। पेंटिंग का मतलब हाफते हुए आया, अर्थात एक छोटा लड़का जो है जो कि सफ़ेद रंग के स्लेटी रंग के गणवेश में मोजे और जूते को पहन रखा था, वो जो है हाफता हुआ आया। एंड आगे देखेंगे, एंड और थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल के बैग को अर्थात अपने स्कूल के बस्ते को फोल्डिंग पलंग पर, उस बैग को जो है ऑन ए फोल्डिंग बेड पर जो है क्या किया, थ्रू का मतलब होता है पटक दिया। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आगे देखिए, लुकिंग एट द बॉय का तात्पर्य होता है लड़के की ओर देखते हुए। लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर्स अनदर बॉय। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने उस लड़के की ओर देखा, लेखिका कहती है, तो मुझे वो प्रार्थना याद आई। कौन सी प्रार्थना, द प्रेयर अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के ने जो की थी प्रार्थना, हैड मेड टू द गॉडेज, अर्थात उस देवी से जो प्रार्थना दूसरे लड़के ने की थी वो प्रार्थना मुझे याद आई। व्हेन ही हैड, जब उसने, फाइनली मतलब अंततः, गाट ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़े जूते उसे प्राप्त हो गए थे। ध्यान देंगे, पुनः इस लाइन को देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो प्रार्थना उसे याद आई, अर्थात लेखिका को वो प्रार्थना याद आई। व्हेन ही हैड फाइनली गाट ए पेयर ऑफ शूज, जब उस लड़के ने उस देवी से की थी जिसको कि अंततः जो है एक जोड़ी जूते प्राप्त हो गए थे, जिसने कि जूते के लिए उस देवी से प्रार्थना की थी। यह चीज़ें लेखिका को पुनः याद आईं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी नेवर लॉस का मतलब मैं इन्हें कभी ना खोऊं। लेट मी नेवर लॉस का मतलब मैं इन्हें कभी ना खोऊं। देम का मतलब उन जूतों को। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर्स, अर्थात देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर ली थी। ग्रांटेड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर्स का मतलब होता है उस देवी ने उस बच्चे की प्रार्थना को स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाव और शूज। ध्यान देंगे, जो छोटे लड़के थे पुजारी के पुत्र की तरह छोटे लड़कों ने जूते पहन रखे थे। छोटे लड़कों ने किस तरह से जूते पहन रखे थे, यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, छोटे लड़के पुजारी के लड़कों की तरह। लाइक, यहाँ पर ध्यान देंगे, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट का मतलब होता है छोटे लड़के पुजारी के लड़कों की तरह। नाउ मीन्स अब, और शूज का मतलब जूते को पहन रखे थे। बट का मतलब लेकिन, मेनी अदर लाइक द रेपिकर्स, परंतु मेनी अदर लाइक द रेपिकर्स इन माई नेबरहुड, परंतु मेरे पड़ोस में, अर्थात बट मेनी अदर लाइक उसी तरह से इन माई नेबरहुड का मतलब मेरे पड़ोस में, जो कि द रेपिकर्स कूड़ा करकट जो बीनने वाले थे, जो कूड़े को बीनने वालों की तरह। रिमाइन सूजलेस, अन्य जो लड़के थे वह लड़के बिना जूतों के रहते हैं, अर्थात रिमाइन सूजलेस का मतलब वो लड़के जो है बिना जूतों के रहते हैं। आज भी उनके पास जूते पहनने के लिए नहीं है, लेखिका ऐसा कहती है। आगे देखेंगे पुनः इस लाइन को माय डियर फ्रेंड्स, परंतु बट इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, द रेपिकर्स, कूड़ा करकट बीनने वाले को रेपिकर्स कहते हैं। लाइक मतलब की तरह, अन्य बहुत से लड़के
लाइक अदर लाइक का मतलब अन्य बहुत से लड़के, रिमाइन शूजलेस का मतलब होता है बिना जूतों के रहते हैं, बिना जूतों के रहते। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, पैराग्राफ को देखेंगे हम। माई एक्वाइंटेंस का तात्पर्य होता है माय डियर फ्रेंड्स मेरा परिचय। माई एक्वाइंटेंस का मतलब होता है मेरा परिचय। विथ द बेयर फूट रैपिकर्स अर्थात नंगे पांव कूड़ा बीनने वाले से। माई एक्वाइंटेंस का मतलब मेरा परिचय। विद द बेयर फूट रैपिकर्स नंगे पांव, बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से। आगे देखेंगे लीड्स का मतलब मुझे ले जाता है। लीड्स मी का मतलब मुझे ले जाता है। टू सीमापुरी, कहाँ पर ले जाता है? सीमापुरी। अर्थात देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे कहाँ ले जाता है? मुझे सीमापुरी ले जाता है। ये कौन कहती है? लेखिका कहती है माय डियर फ्रेंड्स। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ध्यान देंगे एक स्थान, ए प्लेस का मतलब होता है एक स्थान। ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली का मतलब होता है जो दिल्ली की सीमा पर है। पेरिफेरी का मतलब होता है सीमा। ए प्लेस ऑन पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है। यट, फिर भी। मिल्स अवे फ्राम इट का मतलब होता है लाक्षणिक रूप से या फिर अन्य प्रकार से दिल्ली से मीलों दूर है। अर्थात जिसको हम दिल्ली से मीलों दूर कह सकते हैं। यट मिल्स अवे फ्राम इट का मतलब जो कि लाक्षणिक का मतलब होता है कहने के रूप में जो कि दिल्ली से मीलों दूरी पर है। आगे देखेंगे मेटाफोरिकली का मतलब होता है जो कानूनी रूप से रहने वाले होते हैं, जो कानूनी बसिंदे होते हैं उनको जो है मेटाफोरिकली कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखेंगे मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर, जो यहाँ पर रहते हैं। स्क्वाइटर्स अर्थात जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। हु केम फ्राम बांग्लादेश बैक इन 1971, वो कहाँ से आए हुए हैं? वो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, जो कि बांग्लादेश से वापस आए हुए लोग हैं। इन 1971 अर्थात जो सन 1971 में आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे? बांग्लादेश से आए हुए थे माय डियर फ्रेंड्स। और वो किस रूप के निवासी थे? गैर कानूनी ढंग से रहने वाले लोग। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, साहेब्स फैमिली का मतलब होगा साहेब का परिवार। साहेब अर्थात उस लड़के का परिवार जो था। साहेब्स फैमिली अर्थात साहेब का परिवार। इज एमंग देम अर्थात उन्हीं में से एक है। इज एमंग देम का मतलब होता है उन्हीं में से एक है, जो और लोग सीमापुरी में रह रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे सीमापुरी वाज देन ए विल्डरनेस अर्थात सीमापुरी उस समय कैसा था? विल्डरनेस। ए विल्डरनेस का मतलब होता है बीहड़, वीराना। अर्थात सीमापुरी उस समय कैसा था? सीमापुरी उस समय बीहड़ था। इट स्टिल इज का मतलब होता है यह अब भी है। इट स्टिल इज का मतलब यह अब भी है। बट लेकिन इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी का मतलब होता है ये अब भी है परंतु अब यह खाली नहीं है। नो लॉन्गर एम्प्टी का मतलब होता है परंतु अब ये खाली नहीं है। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड अर्थात जो कि उसकी जो वहाँ पर रह रहे हैं उनकी जो बनावटें हैं वो किसकी बनी हुई हैं? मड्स, उनकी दीवारें जो बनी हुई हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन
उनकी छतें जो है, कच्ची दीवारें, उनके जो छत हैं वो कैसे हैं, टिन के बने हुए हैं माय डियर फ्रेंड। टिन एंड ट्रिपोलियन का मतलब त्रिपाल से लगे हुए हैं, अर्थात टिन और त्रिपाल से उनकी छतें बनी हुई हैं। एंड डिवॉइड ऑफ स्वेज, और जलापूर्ति विहीन हैं, अर्थात वहाँ पे जो है ड्रेंज आर रनिंग वाटर्स, जो कि जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं वो जलापूर्ति से अलग है, अर्थात जलापूर्ति विहीन है। उस कच्चे घरों में बहुत से जहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं पूरी तरह से है। लिव 1000 रैपिकर्स, वहाँ पे कितने रैपिकर्स रह रहे हैं, कूड़ा बीनने वाले, वहाँ पे 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं उस स्थान पर। लिव 10,000 रैपिकर्स, अर्थात 10,000 रैपिकर्स उस जगह पर अभी भी क्या हैं, वो रह रहे हैं, अर्थात रहते हैं। दे हैव लिव्ड, आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, अर्थात वे 30 वर्षों से भी ज़्यादा, अर्थात 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं, 30 ईयर्स। विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट एन आइडेंटिटी का मतलब होता है बिना पहचान की, आइडेंटिटी का मतलब बिना पहचान के, विदाउट आइडेंटिटी का मतलब बिना पहचान के। वो 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से बिना पहचान के वहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, और क्या उनके पास नहीं है, बिना परमिट के, अर्थात बिना परमिट के वो रह रहे हैं। बट विथ राशन कार्ड, परंतु उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। माय डियर फ्रेंड ध्यान देंगे इस लाइन को, परंतु उनके पास क्या है, कोई परमिट नहीं है, परंतु उनके पास क्या है, राशन कार्ड है। बट विथ राशन कार्ड, अर्थात उनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है। दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, अर्थात जिससे वे उनके नाम, वोटर लिस्ट का मतलब होता है मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं, अर्थात दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, उनके नाम जो है मतदाता सूची में शामिल हो जाते हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। एंड, और इनेबल देम टू बाई ग्रेन, इनेबल देम टू बाई ग्रेन का मतलब होता है और वह अनाज खरीद पाते हैं। जब उनके पास राशन कार्ड हो जाता है तो वो इनेबल का मतलब होता है सक्षम हो जाते हैं, टू बाई ग्रेन का मतलब अनाज खरीदने के लिए, अर्थात जब उनके पास राशन कार्ड हो जाते हैं तो वो अनाज खरीदने के लिए सक्षम हो जाते हैं, अर्थात खरीद पाते हैं। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, ध्यान देंगे, ये स्पीच भी लेखिका की है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, अर्थात भोजन कहीं महत्वपूर्ण है, फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, अर्थात भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जीने के लिए पहचान की अपेक्षा। यहाँ पर इसको हम इस तरह से जानेंगे, फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, अर्थात भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जीवन जीने के लिए, दैन एन आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान की अपेक्षा। ये सेंटेंस जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, उन शरणार्थियों के लिए प्रयोग किया गया है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये किसकी भाषा में है, कौन इस बात को कह रहा है, लेखिका कह रही है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे का मतलब अगर दिन के अंत में, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे का मतलब होता है अगर दिन के अंत में, बी कैन फीड आवर फैमिलीज। हाँ देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, बी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन दे सकें, फीड माने खिला सकें, खिला सकते हैं, कैन फीड आवर फैमिली भोजन खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टमच, और बिना पेट दर्द के, एचिंग स्टमच का मतलब होता है और बिना पेट दर्द के सो सकें, अर्थात सो सकते हैं। वी वुड रेदर लिव हियर दैन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, अर्थात यदि हम दिन के अंत में अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें तो हम उन खेतों की अपेक्षा, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स, दैन इन द फील्ड्स
हाँ माय डियर फ्रेंड देखेंगे, पुनः इस लाइन को देखेंगे। फील्ड्स दैन गेव अस नो ग्रेन। वो कहते हैं वो लोग कि अर्थात हम अपने परिवार को भोजन दे सकें और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो हम उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। उनका एक कथन है जो हमें अन्न नहीं दे सकता है, अर्थात जिससे हम अनाज नहीं पा सकते हैं, जिन्होंने हमको कोई अनाज नहीं दिया। गेव अस नो ग्रेन का मतलब होता है अर्थात जिन खेतों ने मुझे अनाज नहीं दिया उनकी अपेक्षा हम यहाँ पर रह सकते हैं। से ए ग्रुप ऑफ ए वोमेन, से ए ग्रुप ऑफ का मतलब इस कथन को एक स्त्रियों के समूह ने, एक स्त्रियों का समूह कहता है इन टोटर्ड साड़ीज, जिनकी साड़ियाँ कैसी हैं, फटी हुई हैं। माय डियर फ्रेंड्स आगे देखेंगे। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ, देखिए कहती है जब मैं उनसे प्रश्न करती हूँ, जब मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि वह अपने सुंदर हरे भरे खेतों और नदियों को, सुंदर नदियों को क्यों छोड़ दिया। व्हेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर उन्हें भोजन मिल जाता है, अर्थात जो भोजन प्राप्त करते हैं। दे पिच दियर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिस्ट होम, ध्यान देंगे तो वो कहती हैं कि वहीं वे अपने तंबू गाड़ दे देते हैं जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स पुनः इस लाइन को देखेंगे कि जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्होंने अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, उन्हें जहाँ भी भोजन मिल जाता है वहीं वह अपने तंबू गाड़ देते हैं जो उनकी अस्थायी घर बन जाते हैं। ये उनका आंसर रहा। टेंट्स बिकम ट्रांजिस्ट होम, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और उन्हीं में बच्चे बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो उनके अस्तित्व के साझेदार बनते हैं, अर्थात उनके कार्य के साझेदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैप पिकिंग, ध्यान देंगे माय डियर फ्रेंड्स। और सीमापुरी में उत्तरजीवित अर्थात उत्तराधिकारी के अर्थ में वे कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं। मीन्स रैग पिकिंग, उनका मतलब ही हो जाता है कि वो कूड़ा बीनना। आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। थ्रू द ईयर्स का मतलब होता है वर्षों की अवधि के पश्चात। इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, अर्थात वर्षों की अवधि में इसने एक ललित कला, फाइन आर्ट का मतलब होता है ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए क्या बन गया है, सोना या संपत्ति है, अर्थात कूड़ा ही उनके लिए सोना व संपत्ति है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज़ की रोटी है। डेली ब्रेड का मतलब रोज़ की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर छत है। इवन का मतलब होता है भले ही। इट इज़ ए लीकिंग रूफ, वो टपकता हुआ छत क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, परंतु एक बच्चे के लिए यह छत इससे भी कहीं ज़्यादा है, अर्थात उस छत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। किसके लिए, उस बच्चे के लिए, चाहे वो टपकता ही क्यों ना हो। यह कहना है उन लोगों का माय डियर फ्रेंड्स। और लेखिका के अंदाज, लेखिका अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुत करती है। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स मैं इस लेसन के सेकंड चैप्टर को, सेकंड टॉपिक जो है आपका है, ये मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया हूँ इसे समाप्त करता हूँ। पुनः फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में माय डियर फ्रेंड। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।